कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बड़ी जबरदस्त कोटेशन है, क्योंकि हकीकत में वो पीपल, वो पर्सन जो लगातार कोशिश करते रहते हैं और कभी कोशिश से पीछे नहीं हटते, गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं, और तब तक उठते हैं जब तक वो उठना सीख नहीं जाते, सक्सेसफुल नहीं हो जाते। तो इसी कोटेशन को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ, और आज हम बेसिकली जिस पे वर्क करेंगे दैट इज फिलिप सिडनी। तो लिटरेचर के आज के टॉपिक में फिलिप सिडनी को हम देखेंगे, हु इज एन एलिजाबेथन पोएट। तो ये एलिजाबेथन पोएट क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या इन्होंने ऐसा वर्क किया, जो वर्क लिखा या फिर वर्क लिखे जो बड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिलिप सिडनी की। सो गाइस ध्यान से देखें, ये जो फिलिप सिडनी हैं ये एलिजाबेथन एज के हैं, जबरदस्त पोएट हैं अपने टाइम के, है ना। हल्का सा इनके बारे में पढ़ते हैं, देन वी वुड बी गोइंग टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, एमसीक्यूज बेस्ड ऑन फिलिप सिडनी। तो टाइम पीरियड आप देखेंगे फिलिप सिडनी का, इट इज फ्रॉम 1554 टू 1586, करेक्ट। अगर मैं 1554 की बात करूं तो शेक्सपियर का जन्म इसके जस्ट 10 साल बाद होता है, यानी कि शेक्सपियर वॉज बोर्न इन 1564। इसका मतलब है उन्हीं के अराउंड में है। देखो यहां पे लिखा भी है मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ एलिजाबेथन एज। तो एलिजाबेथन एज, यंगर सिस्टर इनकी कौन थी? मैरी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके नाम से वर्क है। मैरिड टू हेनरी हर्बर्ट, जो कि कौन थे? अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, एंड हु वाज अ राइटर। सिडनी डेडिकेटेड हिज आर्केडिया, ये वाली बात बनती है, इनका जो वर्क आर्केडिया था वो इन्होंने अपनी सिस्टर मैरी को ही डेडिकेट किया था। बट लेटर सिडनी आस्क्ड आर्केडिया टू बी बर्न, इन्होंने उसको जलवा दिया, इन्होंने कहा जला दो भाई, ये कोई बढ़िया चीज नहीं है। लेकिन सिडनी की डेथ के बाद मैरी ने रीवर्क्ड आर्केडिया विच बिकेम नोन एज द काउंटेस ऑफ द पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। बात पकड़ में आ रही है? ये जो काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया है ये बेसिकली सिडनी का ही वर्क है, जिसपे रीवर्क करके मैरी ने इसको फिर से पब्लिश कराया। सिडनी डेडिकेटेड हिज सोनेट, अब देखो इन्होंने अपनी सोनेट जो एस्ट्रोफेल एंड स्टीला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको? पेनीलोप को। पेनीलोप कौन थी? इनकी बिलवेड। एडमंड स्पेंसर मोर्न्ड हिज डेथ इन द पेस्टोरल एलिजी एस्ट्रोफिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोफिल बेसिकली किसने लिखी थी? यहां पे आप देख पाएंगे एस्ट्रोफिल बेसिकली किसने लिखी थी? इट वॉज रिटन बाई स्पेंसर। और इस वर्क में, इस एलिजी में वो किसकी डेथ को मौन करते हैं? वो डेथ को मौन करते हैं सिडनी की। नन ऑफ हिज वर्क्स वर पब्लिश इन हिज लाइफ टाइम, यानी कि सारे वर्क्स उनके पोस्टुमसली पब्लिश होते हैं। स्पेंसर डेडिकेटेड हिज शेफर्ड्स कैलेंडर टू सिडनी, बड़ा इंपॉर्टेंट, शेफर्ड्स कैलेंडर आपने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था, ये इन्होंने सिडनी को डेडिकेट किया है। इन 1591 सर वॉल्टर रेलेग रॉट, क्या लिखा भाई? पोएम्स ऑन सर फिलिप सिडनी। तो पोएम्स ऑन सर फिलिप सिडनी ये किसने लिखा था? ये बेसिकली लिखा था वॉल्टर रेलेग ने। ठीक है जी, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, पोएम्स ऑन सर फिलिप सिडनी, ये वॉल्टर रेलेग का है। अगले पेज को देखते हैं और बस इंपॉर्टेंट वर्क आपको देखने फिलिप सिडनी के, ये कितने हैं? ये 4 हैं। नंबर 1 लेडी ऑफ मे, सेकंड है, और देखो ये क्या है लेडी ऑफ द मे? इट्स अ मास्क रिटन एंड परफॉर्म्ड फॉर क्वीन एलिजाबेथ। सेकंड एस्ट्रोफिल एंड स्टीला, अभी भी आपने पढ़ा था, जो पेनिलोप को उन्होंने डेडिकेट किया था, आर्केडिया अपनी सिस्टर को डेडिकेट किया था। और ये चौथा वर्क है इनका क्रिटिकल वर्क, क्रिटिसिज्म पे बेस्ड, एपोलॉजी फॉर पोएट्री और डिफेंस ऑफ पोएसी, राइट। तो ये एक तरह से काउंटर रिप्लाई था, किसके लिए? गोसून के लिए। स्टीफन गोसून ने एक वर्क लिखा था द स्कूल ऑफ एब्यूज, और उसमें पोएट्स को उसने लायर बताया था कि पोएट्स आर द फादर ऑफ लाइज। इसी वजह से उस अटैक को एक तरह से काउंटर अटैक करने के लिए सिडनी ने एपोलॉजी फॉर पोएट्री लिखा था, या इसी को हम कहते हैं द डिफेंस ऑफ पोएसी, यानी कि एक तरह से उन्होंने पोएट्री को डिफेंड किया है यहां पे। तो गाइज इसी के साथ बढ़ते हैं हम एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं हमारे एमसीक्यूज कैसे कैसे हैं। ये रहा सबसे पहला एमसीक्यू।
भाई क्या क्वेश्चन है यहां पे, सर फिलिप सिडनी मेंशन दैट पोएट्री कंसिस्ट इन द आर्ट ऑफ, मतलब इनका कहना है कि पोएट्री जो है वो किस आर्ट में है, इमिटेशन की आर्ट में, इन द आर्ट ऑफ इमिटेशन, इन द आर्ट ऑफ इमेजिनेशन, सब्लिमिटी, या फिर भाई एक्सप्रेशन। तो जरा ध्यान दें और देखें, चेक करें। फिलिप सिडनी बेसिकली कहते हैं कि पोएट्री कंसिस्ट इन द आर्ट ऑफ इमिटेशन, ध्यान रखेंगे। अब जरा मुझे बताओ, इमिटेशन या मेमेसिस की बात कौन करता है भाई? अगर हम देखें इमिटेशन या मेमेटिक्स, ये इसकी बात कौन करता है? इसकी बात करते हैं क्लासिसिस्ट, क्लासिकल लोग, का मतलब है एरिस्टोटल। तो इसका मतलब यहां पे इन्होंने एरिस्टोटल को एक तरह से फॉलो किया है, सपोर्ट किया है। तो भाई ये इमिटेशन है गाइस, ये क्या है? इमिटेशन, राइट। तो हम यहां पे जो भरेंगे वो क्या भरेंगे? इमिटेशन, यानी कि एक तरह से जो पोएट होता है वो इमिटेट करता है उस वर्ल्ड को जो वर्ल्ड भगवान ने बनाया है। फिलिप सिडनी भी इसी बात को कहते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि सिडनी से अबाउट द ऑब्जर्वेंस ऑफ द 3 ड्रामेटिक यूनिटीज इन ड्रामा। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, जो 3 यूनिटीज है वो क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। 3 यूनिटीज, नंबर 1 यूनिटी ऑफ एक्शन, सेकंड है भाई यूनिटी ऑफ प्लेस, और थर्ड है यूनिटी ऑफ टाइम। तो टाइम, प्लेस एंड एक्शन, ये 3 यूनिटीज हैं। अब मुझे बताओ, जब वो इमिटेशन, यानी कि इस पिछले वाले पॉइंट में इमिटेशन की बात वो एरिस्टोटल के साथ वाली कर रहे हैं, क्लासिकल की बात कर रहे हैं, तो भाई क्लासिकल इन 3 यूनिटीज को भी मानते हैं। तो सिडनी भी क्या कहेंगे कि भाई ये ऑब्जर्व की जानी चाहिए। तो देखो इसमें लिखा है नंबर 1 ओनली द यूनिटी ऑफ एक्शन, नहीं। इट इज नॉट नेसेसरी टू ऑब्जर्व, बिल्कुल नहीं। देयर ऑब्जर्वेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर, नहीं। ये सी वाली बात कहते हैं कि दे मस्ट बी ऑब्जर्व्ड, भाई इनको हमें ऑब्जर्व करना ही करना होता है ना। यानी जितनी भी क्लासिकल वाली चीजें थी उन सारी चीजों को सिडनी कहते हैं कि हमें फॉलो करना चाहिए, यानी कि ही वाज अ क्लासिकल जस्ट लाइक बेन जॉनसन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है, सर फिलिप सिडनी हैड अ स्ट्रॉन्ग अर्ज फॉर रिवाइविंग द कैनन्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो बच्चों यहां पे सीधी सी बात आ गई। क्रिटिसिज्म की अगर मैं बात करूं तो किसके क्रिटिसिज्म, किसके रूल्स को, कैनन्स को फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अर्ज करते हैं रिवाइव करने के फिलिप सिडनी? 4 ऑप्शंस हैं, एरिस्टोटल, लॉन्गिनस, डॉक्टर जॉनसन, या फिर भाई बेकन। अभी अभी हमने पीछे डिस्कस किया, क्लासिकल की बात करते हैं तो 100% कौन जाएंगे? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एंड हिज फॉलोअर्स हैड रिटन अ बुक नेम्ड पोएटिक्स। क्या सब बच्चों को याद आ रही है बात? और इस पोएटिक्स में ही वो क्लासिकल के सारे रूल्स दिए गए हैं, यानी 3 यूनिटीज दी गई हैं, या फिर मैं कहूं जितनी भी पीछे बातें हैं, लाइक 3 यूनिटीज का होना, ड्रामा में सबसे इंपॉर्टेंट होना ट्रेजेडी का, और भाई ट्रेजेडी शुड बी ए प्योर ट्रेजेडी, कॉमेडी शुड बी ए प्योर कॉमेडी, का मतलब उनके बीच में डिस्टिंक्शन होना चाहिए, और भी जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी वहां पे दी गई हैं। तो इसीलिए वो उसको फॉलो अप करने की बात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हु वॉज सिडनी? सिडनी थे कौन? क्या ये एक सब्जेक्टिव क्रिटिक थे, एक ऑब्जेक्टिव क्रिटिक थे, या भाई एक क्रिटिक थे, या नन ऑफ द ABC? तो तीनों में से क्या कोई भी नहीं है? नहीं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं, बल्कि ये क्रिटिक थे, हर तरह का क्रिटिसिज्म करते थे, तो ही वॉज अ क्रिटिक। गेटिंग गाइस? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है कि यहां पे वर्क का नेम होगा इज नॉट रिटन बाय सिडनी। सिडनी ने कौन सा इनमें से वर्क नहीं लिखा? आप पीछे देख चुके हैं। आर्केडिया 100% उन्होंने लिखा है, एस्ट्रोफिलिस्टिला 100% लिखा है। किसको डेडिकेट किया है? लेडी पेनिलोप को, जो कि उनकी बिलेवेड थी। अगला वर्क है एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री, ये भी आप देख चुके हैं, यानी कि डिफेंस ऑफ पोएसी या फिर एपोलॉजी फॉर पोएट्री, ये दोनों ही वर्क एक ही हैं जो इनके लिखे हैं। लेकिन गाइस जब हम देखते हैं शेफर्ड्स कैलेंडर, ये शेफर्ड्स कैलेंडर बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसे सिडनी ने नहीं बल्कि किसने लिखा? इसको लिखा था इसको लिखा था स्पेंसर ने। किसने लिखा था गाइस? स्पेंसर ने।
तो एडमंड स्पेंसर हैड रिटन दिस शेफर्ड्स कैलेंडर, जो कि आप पीछे 100% पढ़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू सिडनी पोएट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन यूजीसी नेट से लेके और आपके टीजीटी पीटीटी से लेके DSSS में पूछा गया है और अभी पूछे जाने की संभावना है क्योंकि वो थोड़ा सा बदल के पूछेगा। तो पोएट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये हमारे पूछ रहे हैं सिडनी के अकॉर्डिंग। तो भाई रिलीजियस, हिस्टोरिकल, मॉरल पोएट्री, जी नहीं। मोरल, ड्रामेटिक एंड, नहीं। और नन ऑफ द ABC की बात नहीं, ये सी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। देखो ये नंबर 1 तो है रिलीजियस, नंबर 2 है फिलोसोफिक और तीसरे नंबर पे वो कहते हैं भाई इमेजिनेटिव। ध्यान से देखेंगे, तीसरे नंबर पे कहते हैं इमेजिनेटिव, यानी कि वो रिलीजियस हो, फिलोसोफिक और इमेजिनेटिव हो। लेकिन ये तीसरे नंबर पे फिर मैं इसे करेक्ट क्यों कह रहा हूं, राइट काइंड ऑफ पोएट्री, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो इमेजिनेटिव है ना, इमेजिनेशन, वो राइट पोएट्स के थ्रू लिखी जानी चाहिए, राइट पोएट्स के थ्रू, इसीलिए इसको कहा गया राइट काइंड ऑफ पोएट्री। गेटिंग एवरीवन? तो भाई रिलीजियस, फिलोसोफिक एंड राइट काइंड ऑफ पोएट्री दैट विल बी रिटन बाय द राइट पोएट्स, सो इट वुड बी इमेजिनेटिव। तो आंसर हमारा यहां पे सी जाएगा। तो देखो इस चीज को भी पूछ सकता है वो कि भाई राइट काइंड ऑफ पोएट्री या फिर राइट पोएट्स द्वारा लिखी गई पोएट्री, इसकी बात कौन करता है, तो 100% सिडनी करते हैं और वो पोएट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे और पूछा है कि इज द क्रिटिकल वर्क ऑफ बेन जॉनसन। तो भाई देखो डिस्कोर्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री अलग है, ये एपोलॉजी फॉर पोएट्री सिडनी का भी आपने देखा था, आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएसी ये भी नहीं का है, लेकिन ये जो लास्ट में लिखा है डिस्कोर्सेस, तो ये वर्क डी नंबर पे डिस्कोर्सेस किसका है, क्रिटिकल वर्क है बेन जॉनसन का। ये क्रिटिकल वर्क किसका है, बेन जॉनसन का। तो आंसर हमारा डी जाएगा। इसी तरह से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है कि अकॉर्डिंग टू किस पोएट के द्वारा पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर एंड इट्स फंक्शन इज टू टीच एंड डिलाइट। बहुत जबरदस्त, देखो यही वाली बात है, वो ये जो बात कही गई है मैंने अभी अभी आपको बताई कि वो इमेजिनेटिव होनी चाहिए। तो पोएट्री इज एन इमिटेशन, इन्होंने साफ साफ कह दिया है, ऑफ नेचर, नेचर का इमिटेशन है, एंड इट्स फंक्शन इज टू टीच एंड डिलाइट, मतलब टीच करना, डिलाइट। और टीच और डिलाइट गाइज कौन करेंगे, कौन से पोएट करेंगे, जो राइट पोएट्स होंगे, है ना। आपने देखा है बहुत सारे लेख लिखे जाते हैं, पोएट्री लिखी जाती है, लाइक प्रोज लिखी जाती है, लेकिन हमेशा ही वो टीच करने वाली या डिलाइट करने वाली नहीं होती। कई बार वो माइंड को करप्ट भी करती है, कई बार माइंड में ऐसी डिजायर्स को वो एराइज करती है, एरोज करती है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, करप्ट कर देती है माइंड को, लिचरस बना देती है ह्यूमन बीइंग को। सो गाइज ये क्या बना हमारा आंसर हमारा जाएगा सर फिलिप सिडनी। तो ये लाइन, ये पोएट्री की डेफिनेशन बेसिकली फिलिप सिडनी ही है। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये कहता है कि इन सिडनी के कौन से वर्क में, एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री द रोमन्स हैव अ वर्ड फॉर पोएट्स। मतलब इसी वाले में ये बात जो पीछे की गई है, पोएट्री एज एन इमिटेशन ऑफ नेचर, ये भी इसी में की गई है एपोलॉजी फॉर पोएट्री में। लेकिन ये कहता है कि इसमें रोमन्स जो है उन्होंने पोएट्स के लिए एक बड़ा जबरदस्त वर्ड लिखा था, एक टर्म लिखी थी, वो क्या थी, वेट्स, क्रिएटर, मेकर या फिर प्रॉफिट्स। तो गाइज मैं आपको बता दूं, एपोलॉजी फॉर पोएट्री में सिडनी ने ये वेट्स यूज किया है। क्या यूज किया है, VATES का मीन्स हमारा क्या जाता है, पोएट्स। आगे बात पकड़ में आपको, तो वेट्स का मीन्स पोएट्स से ही है और ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि सिडनी इज नॉट इन फेवर ऑफ विच काइंड ऑफ राइटिंग। इनमें से किस राइटिंग को वो बिल्कुल भी फेवर नहीं करते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं भाई ये नहीं लिखे। देखो कॉमेडी के फेवर में है, ट्रेजेडी के फेवर में है, लेकिन कॉमेडी ट्रेजेडी के फेवर में वो तब है जब ये प्योर लिखी जाए, यानी कि पोएट्री ट्रेजेडी प्योर ट्रेजेडी, कॉमेडी प्योर कॉमेडी का मतलब उनका मिक्स नहीं होना है। क्लासिकल वाली बात सीधी सीधी, और क्लासिकल के अगेंस्ट क्या जाएगा, इन दोनों का मिक्स, जिसे हम कहते हैं ट्रेजी कॉमेडी। तो भाई ये जो ट्रेजी कॉमेडी 100% ये
कभी भी फेवर नहीं की गई सिडनी के थ्रू, क्योंकि सिडनी क्लासिकल थे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? बी। जबकि अगर हम देखें शेक्सपियर ने कई सारी ट्रेजिक कॉमेडी लिखी हैं, क्योंकि बेसिकली वहां पे देखा गया है कि लाइफ जो है दैट इज अ मिक्स ऑफ जॉय एंड सोरो, सुख और दुख दोनों उसमें है। तो ट्रेजिडी कॉमेडी दोनों है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ओनली ट्रेजिडी हो या फिर कॉमेडी हो, यही उसके पीछे बड़ा लॉजिक जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपका हो गया पूरा। तो आज के इस सेशन में हमने 10 क्वेश्चंस गाइस किए हैं। तो फिलिप सिडनी पे अभी हम और भी थोड़ा सा वर्क करेंगे, बाकी आपको देखना है कि इनके क्या क्या वर्क्स हैं हमारे पास। देखो, हमने इनके वर्क्स को देखा था, हमने इन 10 क्वेश्चंस को देखा, इन्हीं में से हम काफी कुछ कर सकते हैं। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली हम फिलिप सिडनी के बारे में थोड़ा और जान रहे होंगे, तब तक आप इतने वर्क को बढ़िया से कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।